हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 10 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का ज्योग्राफी का पेपर है और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, इस पेपर की एक क्लास मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये आपकी दूसरी क्लास है और एक क्लास मैं अभी शाम को 6 बजे तक और अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको भी देख के चले जाइएगा। और आप यकीन मानिए कि इन तीनों वीडियो को अगर आपने अच्छे से किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लगभग 60% आपके क्वेश्चन आराम से इन तीनों वीडियो से फंस जाएंगे। लेकिन आपको भी एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। बस आपके पास भी एक काम है कि जब आप पेपर दे के वापस आएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। और प्लीज़ अपना पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम लर्निंग एकेडमी में सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में आज अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ सारे क्वेश्चन कराऊंगी। लगभग मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न से आप क्या समझते हैं। पैटर्न की जगह आपको प्रारूप भी दे सकता है, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि विश्व शायद ना दे, आपको दे दे जनसंख्या वितरण के पैटर्न से आप क्या समझते हैं। तो बस आप आंसर में ये विश्व हटा दीजिएगा, बाकी आपका सेम यही आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन में विश्व दे तो आप आंसर में भी विश्व लिख देंगे। अब मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ कि जनसंख्या वितरण के पैटर्न इसका क्या मतलब है। तो जैसे आपकी भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना की है, तो यही इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में कैसे लिख के आएंगे। विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न से तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं। ये फैलाव आपका बहुत असमान है, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं बहुत कम जनसंख्या है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इसके केवल 10% भूभाग में निवास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या आपकी जो पृथ्वी है उसके 10% हिस्से में निवास करती है। जबकि दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में कुल वैश्विक आबादी का करीब 60% हिस्सा रहता है। मान लीजिए कि पूरी दुनिया की जनसंख्या आपकी 1000 है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पूरी दुनिया के 10 सबसे बड़े देश हैं उसमें आपके पूरे 600 लोग रहते हैं, बाकी 400 आपके और देशों के हैं। आपकी पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं, तो आपकी जो पूरी दुनिया की आबादी है वो 60% सिर्फ 10 देशों की है, बाकी की जो 40% है वो आपके 185 देशों में रहती है। तो इसका ये मतलब है। फिर आपका इसमें आगे है, अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वितरण के मुख्य पैटर्न या मुख्य प्रकार क्या है। ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि जनसंख्या वितरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। तो पहला प्रकार है इसका सघन आबादी वाले क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। दूसरा है आपका विरल आबादी वाले क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या कम रहती है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सघन आबादी वाले क्षेत्र। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपका पूर्व एशिया, जैसे आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, और दक्षिण एशिया में आपका क्या आता है, भारत और पाकिस्तान। और पश्चिमी यूरोप में लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और जलवायु उनके अनुकूल है। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है विरल आबादी वाले क्षेत्र। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र, ऊंचे पहाड़, गर्म व ठंडे मरुस्थल और घने व वर्षा वाले वन ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण बहुत कम लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का वातावरण है, जलवायु है, वो उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं। तो पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। आप मानिए कि 2020 में जनसंख्या थी आपकी 1000 और 2026 में भी ये आपकी 1000 ही है। तो क्या जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ। तो इसी को कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या पता इस बीच में जितने लोग पैदा हुए हों उतने ही मर गए हों, जितने लोग भारत आए हों उतने ही भारत से बाहर चले गए हों। तो ऑल ओवर जो आपका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो ये है कि आपकी न जनसंख्या बढ़ी है न जनसंख्या घटी है। इसी को कहा जाता है आपका शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे इसको। शून्य जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कोई शुद्ध वृद्धि या कमी न होना। इसका मतलब है कि जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जितने लोग उस क्षेत्र में आते हैं उतने ही उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। अर्थात
शून्य जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब किसी जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है। इसका मतलब ये जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर भी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में कोई शुद्ध परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ है कि एक निश्चित अवधि में जितने लोग जन्म लेते हैं या प्रवास करते हैं उतने ही लोग मर जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, जिससे कुल जनसंख्या आपकी स्थिर रहती है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए किसी देश में एक वर्ष में 1000 बच्चे पैदा होते हैं और 1000 लोग मर जाते हैं। यदि उस वर्ष में 500 लोग देश में आते हैं और 500 लोग देश से बाहर चले जाते हैं तो जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में देश आपका शून्य जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त कर लेगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चारागाही पशुचारण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए। चारागाही पशुचारण एक ऐसी पशुपालन प्रणाली है जिसमें लोग अपने पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊंट आदि को चराने के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध विशाल घास के मैदानों या चारागाहों पर निर्भर रहते हैं। ये मुख्य रूप से उन शुष्क या पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ फसल उगाना कठिन होता है। इसमें चरवाहे अपने झुंडों के साथ घूमते हैं और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप कहीं बाहर गए होंगे कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं और उनके साथ बहुत सारी भैंसें होती हैं, तो वो लोग अपने साथ भैंसों को लेके चलते हैं। यही आपका क्या है? चारागाही पशुचारण। यानी कि वो लोग बांध कर नहीं खिलाते हैं, वो लोग प्रकृति पर निर्भर होते हैं, यानी कि वो लोग मैदान में घास चरने के लिए पशुओं को छोड़ देते हैं। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे? अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे, चारागाही पशुचारण की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी पहली हेडिंग है, घुमंतु या अर्ध घुमंतु जीवन। पशुपालक ताज़ा घास और पानी की तलाश में मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी कि जहां उनको घास और पानी मिलता है वहीं वो अपने पशुओं के साथ चले जाते हैं। कुछ समय 10 दिन यहाँ रहे, 10 दिन वहाँ रहे, ऐसा उनका जीवन रहता है। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। इसमें कृत्रिम चारे के बजाय प्राकृतिक घास, झाड़ियों और खुले मैदानों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका चारागाह पशुचारण की तीसरी विशेषता है, आजीविका का साधन। ये प्रणाली पशुपालक समुदायों को दूध, मांस, ऊन और चमड़ा जैसे उत्पाद उपलब्ध कराती है। फिर आपकी इसमें चौथी हेडिंग है, ऋतु प्रवास। सर्दियों और गर्मियों में पशु को अलग अलग ऊंचाइयों या क्षेत्रों के चारागाहों में ले जाया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या और अल्प जनसंख्या की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अल्प की जगह आपके पास कम लिख के भी आ सकता है कि कम जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप आंसर देखिए। अधिक जनसंख्या वह स्थिति है जहां किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे जीवन स्तर गिरता है। इसके विपरीत अल्प जनसंख्या वह स्थिति है जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन उनका पूरा उपयोग करने के लिए पर्याप्त लोग या श्रमिक नहीं होते हैं। मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। मान लीजिए कोई गांव है ए और कोई है बी। तो ए जो गांव है वहाँ पे 1000 सारे उपकरण हैं, 1000 आपके घर हैं, 1000 संसाधन के जितने भी उपकरण हैं वो 1000 हैं। बी गांव में भी आपके 1000 हैं, लेकिन जो आपका गांव ए है वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 5000 और बी गांव की है 200। तो आपका जो गांव ए है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन आपके कम है 1000, लेकिन गांव बी में आपके संसाधन ज़्यादा हैं और जनसंख्या कम है। तो आपका गांव बी को क्या कहा जाएगा? अल्प जनसंख्या। और गांव ए की जनसंख्या को क्या कहा जाएगा? अधिक जनसंख्या। फिर आप इसमें आगे क्या लिखेंगे? आप हेडिंग डालेंगे अधिक जनसंख्या। इसकी विशेषता देख लीजिए। इसमें संसाधनों पर भारी दबाव रहता है क्योंकि आपके संसाधन 1000 हैं और लोग कितने हैं? 5000। यहाँ पे आपकी गरीबी ज़्यादा होती है, बेरोजगारी ज़्यादा होती है और भुखमरी जैसी स्थिति होती है। अब आप देख लीजिए कि अधिक जनसंख्या से प्रभाव क्या पड़ता है। तो पानी, भोजन और आवास की कमी हो जाती है, प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप हेडिंग डालेंगे अल्प जनसंख्या। तो अल्प जनसंख्या की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पे जनसंख्या का स्तर देश की क्षमता से कम होता है। यानी देश की क्षमता कितनी थी? 1000 लोगों की, लेकिन लोग कितने हैं? सिर्फ 200।
फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे कि अल्प जनसंख्या का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें आपके प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि आपके संसाधन तो 1000 थे लेकिन जनसंख्या आपकी 200 है। तो जो आपके 800 बच गए संसाधन वो आपके बेकार हो जाते हैं। आर्थिक विकास की गति यहाँ धीमी होती है, क्योंकि आपके 200 लोग हैं तो उसी अकॉर्डिंग वो विकास करेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर देखिए, मानव और पर्यावरण का संबंध अति प्राचीन, गतिशील और पारस्परिक है। मनुष्य अपने जीवन, खान पान और विकास के लिए पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर अपनी गतिविधियों, बुद्धिमत्ता और तकनीक के जरिए वह पर्यावरण को लगातार प्रभावित और रूपांतरित भी करता है। आदिम समाज का मतलब ये है कि प्राचीन समाज में मानव प्रकृति के नियमों के अनुसार पूरी तरह से ढला हुआ था। वह प्रकृति की शक्ति से डरता था और उसकी पूजा करता था। आज विज्ञान और तकनीक के विकास से मानव ने पर्यावरण पर अत्यधिक नियंत्रण पा लिया है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक औद्योगिकरण और वाहनों के कारण वायु, जल, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर आपका इसमें आगे है, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी असंतुलन मानव अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। अब आपके आते हैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा को परिभाषित कीजिए। तो पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि आप किसी देश में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या को देखें कि वहाँ पे 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मरते हैं, कब मरते हैं, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ पे जो वातावरण है वो कैसा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे जो लोग जीवित हैं वो लगभग 70 साल तक जीवित हैं। फिर हम लोग एक औसत आयु बता देते हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये 70 साल तक जीवित रहेगा। तो ये जो हम लोगों ने अनुमान लगाया यही क्या कहलाता है, जीवन प्रत्याशा। एक बार आप और अच्छे से देख लीजिए, किसी देश या क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के औसतन जितने वर्षों तक जीवित रहने की संभावना होती है उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। मान लीजिए 2 गांव हैं, एक गांव ए है और एक गांव बी है। गांव ए में अस्पताल है, साफ पानी है, अच्छा भोजन है, स्वच्छता की सारी सुविधाएं वहाँ पे है। इसलिए लोग सामान्यतः अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं और वहाँ जीवित रहते हैं। तो क्या कहा जाएगा, वहाँ की जीवन प्रत्याशा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो लोग ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहेंगे। फिर आपका आता है गांव बी। वहाँ पे ना तो अस्पताल है, ना साफ पानी है, बीमारियों के इलाज के लिए आसानी से वहाँ पे सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए लोगों की औसत आयु वहाँ पे कम हो जाती है। तो क्या कहा जाएगा कि गांव बी की जो जीवन प्रत्याशा है वो कम है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है समझने का, मान लीजिए किसी देश में जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है। आपने किसी देश को देखा, वहाँ पे अच्छे से स्टडी करी और आपने कहा कि इस पर्टिकुलर इलाके के जो जीवन प्रत्याशा है वो 70 वर्ष है। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे हर व्यक्ति 70 साल में मर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई 50 वर्ष में मरेगा, कोई 70 में मरेगा और कोई 90 में मरेगा। तो इन सब को देख के आपको एक औसत आयु बताई गई है कि लगभग वहाँ पे लोग 70 साल तक जीते हैं। तो ये आपका जीवन प्रत्याशा हुआ। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, जीवन प्रत्याशा का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहाँ पे हर आदमी 70 साल में मर जाएगा, सिर्फ ये आपकी एक औसत आयु होती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जीवन प्रत्याशा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसमें देख लीजिए कि आप इसको आंसर में किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको समझा रही थी। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन प्रत्याशा की परिभाषा। इसमें आप क्या लिखेंगे, जीवन प्रत्याशा का अर्थ उस औसत आयु या वर्षों की संख्या से है जितने समय तक किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या के एक व्यक्ति के जीवित रहने की उम्मीद की जाती है। इसकी गणना मुख्य रूप से वर्तमान मृत्यु दर के आंकड़ों को देखकर की जाती है कि जो वर्तमान में लोग मर रहे हैं वो कितनी उम्र में मर रहे हैं, ये देख के एक आप औसत अनुमान लगाते हैं। सरल शब्दों में अगर आप समझें, किसी देश या समाज में एक नवजात बच्चे के औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है, वही उस देश की जीवन प्रत्याशा कहलाती है। एक ये मैंने लाइन लिखी है ट्रिक के रूप में, आप इसे देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है औसतन कितने वर्ष तक जीने की उम्मीद है। फिर आप इसमें अगली हेडिंग डालेंगे,
जीवन प्रत्याशा की मुख्य बातें, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि विशेषता बताइए तो आप विशेषता हेडिंग डाल देंगे। आंसर आपका यही सेम रहेगा। इसमें आप लिखेंगे जीवन प्रत्याशा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, या आप इस पर लिखेंगे जीवन प्रत्याशा की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग है औसत आयु को दर्शाती है। ये बताती है कि किसी व्यक्ति के औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद है। दूसरी हेडिंग है जन्म के समय अधिक उपयोगी होती है। सामान्यतः जीवन प्रत्याशा का अर्थ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से लिया जाता है। फिर आपकी इसमें तीसरी हेडिंग है सिर्फ औसत अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति उतने ही वर्षों तक जीवित रहेगा, कोई कम और कोई अधिक उम्र तक जीवित रह सकता है। चौथी विशेषता है स्वास्थ्य की स्थिति बताती है। किसी क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा अधिक होना वहाँ की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का संकेत हो सकता है। मान लीजिए कहीं की जीवन प्रत्याशा 90 है तो क्या कहा जाएगा कि वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी है। कहीं की 50 वर्ष है तो क्या कहा जाएगा यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। फिर आप इसमें अगली जो विशेषता है वो लिखेंगे देश और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती हैं। अलग अलग देशों और क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वहाँ की सुविधाओं को देखकर आप जीवन प्रत्याशा बताते हैं। जहाँ पे अच्छी सुविधाएं होंगी वहाँ जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी, जहाँ पे खराब सुविधाएं होंगी वहाँ की जीवन प्रत्याशा कम होगी। फिर आपकी इसमें अगली विशेषता है समय के साथ बदलती है। चिकित्सा सुविधाओं, पोषण और जीवन स्तर में सुधार होने पर जीवन प्रत्याशा आपकी बढ़ भी सकती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन प्रत्याशा किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो आप यही सेम आंसर लिख के आएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, तो आप ये हेडिंग डाल देंगे और उसमें लिखेंगे जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अगर आपसे पूछ दे जीवन प्रत्याशा किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो आप ये हेडिंग डालेंगे और उसमें क्या लिखेंगे किसी देश में जीवन प्रत्याशा अधिक या कम होने के पीछे कई कारण होते हैं। फिर आपका पूरा सेम आंसर है। इसमें आपकी पहली हेडिंग है स्वास्थ्य सुविधाएं। अच्छे अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ और समय पर इलाज मिलने से लोग अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है पौष्टिक भोजन। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां कम होती हैं। तीसरी हेडिंग है स्वच्छ पानी और स्वच्छता। साफ पानी, शौचालय और साफ वातावरण होने से संक्रामक बीमारियां कम होती हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य, पोषण और बीमारी से बचाव के बारे में अधिक जागरूक होता है। पांचवा है आपका आर्थिक स्थिति। अच्छी आय होने पर व्यक्ति बेहतर भोजन, इलाज और रहने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। फिर आपका जीवन प्रत्याशा की अगली हेडिंग है शिशु मृत्यु दर। यदि बहुत अधिक बच्चे जन्म के बाद कम उम्र में ही मर जाते हैं तो जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। फिर आपकी इसमें अगली हेडिंग है रहन सहन और आवास। सुरक्षित घर, स्वच्छ वातावरण और अच्छी जीवन शैली जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करती है। फिर आपकी अगली हेडिंग है प्रदूषण और पर्यावरण। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण अधिक होने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जीवन प्रत्याशा आपकी घट जाती है। अब आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे यदि किसी देश में लोगों को पौष्टिक भोजन, साफ पानी, अच्छे अस्पताल और सुरक्षित वातावरण मिलता है तो वहाँ लोगों के औसतन अधिक वर्षों तक जीवित रहने की संभावना होती है, इसलिए उस देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होगी। फिर आपका लघु का तीसरा क्वेश्चन है जलवायु जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जलवायु आपका जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे जलवायु किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अनुकूल, समशीतोष्ण और आरामदायक जलवायु वाले स्थानों पर लोग रहना पसंद करते हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या आपकी अधिक होती है। इसके विपरीत अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडे, सूखे या कठोर वातावरण वाले क्षेत्रों में जीवन कठिन होने के कारण जनसंख्या बहुत कम होती है। फिर आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जलवायु आपका जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे जलवायु के प्रमुख प्रभाव। इसमें आपका पहला प्रभाव है तापमान। बहुत अधिक ठंड यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र या बहुत अधिक गर्मी यानी कि रेगिस्तान वाले स्थानों पर इंसानों के लिए रहना और काम करना कठिन होता है, जिससे वहाँ पे आपकी आबादी कम होती है। फिर आपका इसमें दूसरी हेडिंग है वर्षा और जल। पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में हरियाली और पानी की उपलब्धता अच्छी होती है।
इससे कृषि और पशुपालन आसान हो जाता है, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर आपकी इसमें तीसरी हेडिंग है कृषि और भोजन। अच्छी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी से भरपूर क्षेत्रों में फसलें आपकी अच्छी उगती हैं, इससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है, तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य और बीमारियाँ। अत्यधिक नम या खराब जलवायु में कई बीमारियाँ जल्दी फैलती हैं, जिससे लोग स्वस्थ और सुहावने मौसम वाले स्थानों को चुनते हैं। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है रोजगार और उद्योग। अनुकूल जलवायु में कारखाने, व्यापार और परिवहन का विकास तेजी से होता है, जिससे लोग रोजगार के लिए उन इलाकों में आकर बस जाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है घरों के प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि घर कितने प्रकार के होते हैं। अब आप इसका आंसर देखिए। मानव भूगोल में घरों को उनके आकार, बनावट, उपयोग और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आप हेडिंग डालेंगे घरों के प्रकार। इसमें क्या लिखेंगे? घरों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पक्के घर, कच्चे घर, अपार्टमेंट, बंगले, विला और कॉटेज। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के भी घर होते हैं जो आपदाओं या विस्थापन के कारण अस्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका त्रिपाल हो गया, तंबू हो गया। अब आप इसमें पहली हेडिंग डालेंगे पक्के घर। ये घर आपके शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि पक्के घर क्या होते हैं, तब आप उसमें हेडिंग डालिएगा और जितना मैं आपको पक्के घर में पढ़ा रही हूँ ये आप इतना लिख दीजिएगा। अगर आपसे सिर्फ कच्चे घर पूछ रहा है तो आप कच्चे घर लिख दीजिएगा, और अस्थायी घर पूछे तो आप ये लिख दीजिएगा। ये आपसे अति लघु में पूछा जा सकता है। वैसे ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपका दीर्घ या लघु में ही पूछते हैं, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके मकान कितने प्रकार के होते हैं या घर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसमें सारे टाइप लिखेंगे, पक्के घर, कच्चे घर, ये सब आपको इसमें लिखना होगा। फिर आप इसमें पक्के घर में क्या लिखेंगे? पक्के घर आपके ईंट, सीमेंट, कंक्रीट और स्टील जैसी मजबूत सामग्रियों से बने होते हैं। ये घर आमतौर पर अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। पक्के घरों में आमतौर पर फ्लैट, अपार्टमेंट, बंगले और विला शामिल होते हैं। फिर आपका इसमें दूसरा टाइप है कच्चे घर। इसमें आप क्या लिखेंगे? ये घर आमतौर पर गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्चे घर मिट्टी, बांस, लकड़ी और पुआल जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं। ये घर आमतौर पर सस्ते होते हैं और पक्के घरों की तुलना में कम टिकाऊ होते हैं। कच्चे घरों में आमतौर पर झोपड़ियाँ या कुछ ग्रामीण घर शामिल होते हैं। फिर आपका इसमें घर का तीसरा टाइप है अस्थायी घर। अस्थायी घर वे घर होते हैं जो कम समय के लिए बनाए जाते हैं और आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक कठिनाई या विस्थापन जैसी स्थितियों के कारण अस्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं। ये घर अक्सर उपलब्ध सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका त्रिपाल हो गया, प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मानव बस्तियों से आप क्या समझते हैं और उनके प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मानव अधिवासों से आप क्या समझते हैं और उनके प्रकार लिखिए, तब भी आप यही आंसर लिख के आएंगे। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि जहाँ भी मानव आपके रहते हैं वो आपकी मानव बस्तियाँ कहलाती हैं। मानव बस्ती आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस आपका जहाँ भी मानव रहता है, चाहे वो आपका एक कमरे में रहे, चाहे वो 10 कमरे में रहे, वो आपकी मानव बस्तियाँ ही कहलाती हैं। अब आप आंसर में देखिए क्या लिखेंगे। मानव बस्ती किसी भी आकार के आवासों का वह समूह है जहाँ मनुष्य निवास करता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करता है। ये बस्तियाँ आपकी ग्रामीण और शहरी दोनों हो सकती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ आमतौर पर कम आबादी वाली होती हैं। आपकी जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं वो कृषि, पशुपालन या वानिकी जैसे प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती हैं। वहीं आपका दूसरी ओर शहरी बस्तियाँ घनी आबादी वाली होती हैं और आमतौर पर विनिर्माण यानी कि उद्योग, व्यापार या सेवाओं का मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट दोनों होता है, जैसी गतिविधियों में लगी होती हैं। फिर आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? मानव बस्तियों के प्रकार। मानव बस्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी ग्रामीण बस्ती और दूसरी आपकी नगरीय बस्ती। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपसे लघु में और अति लघु में दोनों में सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि ग्रामीण बस्तियां क्या हैं, उनके प्रमुख प्रकार लिखिए, तब भी आप इतना आंसर पूरा लिखाएंगे। अगर आपसे मानव बस्तियां पूछ रहा है तो आप ग्रामीण और नगरीय दोनों लिखेंगे, और सिर्फ ग्रामीण पूछे तो आप इतना लिख देंगे।
मैंने इस तरीके से क्वेश्चन कराया है कि चाहे वो लघु में आए तब भी आप आराम से कर लें, और अगर आपका अति लघु में आए तब भी आप आराम से कर लें। अब आप सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? ग्रामीण बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्तियाँ वह होती हैं जो आमतौर पर गाँवों या ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उत्पादों या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। ये बस्तियाँ आमतौर पर कम जनसंख्या घनत्व वाली होती हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपसे ये भी अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं, तो उसका यही मतलब है कि वो आपसे प्रकार पूछ रहा है। तो पहला प्रकार है आपका सघन बस्ती, दूसरा है अर्ध सघन बस्तियाँ, तीसरा है प्रकीर्ण यानी बिखरी या एकाकी बस्तियाँ, चौथा है आपका रैखिक बस्तियाँ। तो सघन बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ घरों के जो समूह होते हैं वो पास पास होते हैं। अर्ध सघन बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ जो घर के समूह होते हैं वो थोड़ी दूरी दूरी पे होते हैं। तीसरा है आपका प्रकीर्ण यानी बिखरी या एकाकी बस्तियाँ। इसमें आपके घर दूर दूर होते हैं, जैसे आपके खेतों या पहाड़ियों पे एकाकी रूप से ये घर बने होते हैं। फिर आपका इसमें है रैखिक बस्तियाँ। ये घर आपके एक पंक्ति में बने होते हैं, जैसे आपके सड़क किनारे, नदी के किनारे बने होते हैं। फिर आपका इसमें आता है शहरी बस्तियाँ क्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे शहरी बस्तियाँ। शहरी बस्तियाँ वे होती हैं जो शहरों, कस्बों और महानगरों में पाई जाती हैं, जहाँ लोग द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों जैसे उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि में लगे होते हैं। यहाँ की जनसंख्या अधिक, घनत्व उच्च और आधुनिक बुनियादी ढांचा होता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नगरीय अधिवासों के प्रकार का वर्णन कीजिए, यानी कि नगरीय बस्तियाँ आपकी कितने प्रकार की होती हैं। तब आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे नगरीय बस्तियों के प्रकार। इसमें क्या लिखेंगे? पहला प्रकार है आपका नगर यानी कि शहर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसमें आपके 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरीय क्षेत्र जो आमतौर पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। फिर आपका नगरीय बस्ती का दूसरा टाइप है कस्बा। कस्बे जो होते हैं वो आपके शहर और नगरों की तुलना में छोटे होते हैं। यहाँ पे आपकी जनसंख्या भी कम होती है और जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो भी सीमित होती हैं। फिर आपका तीसरी हेडिंग है महानगर। बहुत बड़े शहरी क्षेत्र जो आमतौर पर कई शहरों को मिलाकर बनाए जाते हैं वो आपके महानगर में आते हैं। फिर आपका अगला है मेगा सिटी। यहाँ पे क्या होता है? 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अक्सर कई शहरों और उपनगरों से मिलकर बने होते हैं। आपके नगर में कितने लोग रहते हैं? 1 लाख से ज़्यादा, और मेगा सिटी में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग, याद रखिएगा। फिर आपका इसमें आगे है, अब आपके आते हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वैश्विक प्रवासन के कारण और परिणाम विस्तार से बताइए। यह आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या के वैश्विक प्रवास या स्थानांतरण के कारण या परिणाम की विवेचना कीजिए। अगर आपसे परिणाम पूछे या प्रभाव पूछे, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, तो आप वही लिख के आएंगे। बस आप ध्यान दीजिए कि वैश्विक प्रवासन होना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले वो जनसंख्या लगा देगा, तब भी बात वही होती है। अब आप इसका आंसर देख लीजिए कि आप कैसे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका वैश्विक प्रवासन सिर्फ दे रहा है तो आप वैश्विक प्रवासन हेडिंग डालेंगे। अगर आपको दे दे जनसंख्या के वैश्विक प्रवासन से आप क्या समझते हैं, तो आप जनसंख्या का वैश्विक प्रवास हेडिंग डालेंगे। अब मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ पहले कि वैश्विक प्रवासन क्या है। जब भी व्यक्ति भोजन, अपने जीवन की सुरक्षा या रोजगार के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, या वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो यही आपका वैश्विक प्रवासन कहलाता है। अब आप देखिए कि इसमें लिखेंगे कैसे। तो क्या लिखेंगे कि वैश्विक प्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश की ओर स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए जाते हैं। इसके मुख्य कारणों में बेहतर नौकरी, शिक्षा, युद्ध और जलवायु परिवर्तन शामिल होते हैं। इसके परिणामों में देशों की आबादी में बदलाव और संस्कृति का मेल मिलाप शामिल होता है। जब एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं तो दोनों की जो संस्कृतियाँ होती हैं वो आपस में मिलती हैं। फिर आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? वैश्विक प्रवासन के प्रमुख कारण क्या है। तो आपका इसमें पहला कारण है आर्थिक कारण। रोजगार और बेहतर नौकरी के अवसर, उच्च वेतन, विकसित देशों में अधिक मजदूरी और जीवन यापन की बेहतर स्थिति की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे आपके भारत से बहुत सारे लोग आपके रूस में जाते हैं, कोई अमेरिका में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा रुपए मिल रहे होते हैं। फिर आपका इसमें प्रवास का दूसरा कारण है शैक्षणिक कारण।
छात्रवृत्तियां, अनुसंधान के अवसर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने हेतु विकसित देशों की ओर छात्र प्रवास करते हैं। यानी कि जो आपके विकासशील देश होते हैं वहाँ के बहुत सारे बच्चे आपके विकसित देश में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे आपके भारत के अमेरिका जाते हैं पढ़ने, लंदन जाते हैं, तो यही आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, प्रवास का। फिर आपका प्रवास का जो तीसरा कारण है वो है राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारण। युद्ध, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता व तानाशाही शासन के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। क्यों जाते हैं, सुरक्षित स्थान के लिए। फिर आपका इसमें चौथा कारण है सामाजिक कारण। विवाह, सामाजिक सुरक्षा और जीवन शैली में सुधार की आकांक्षा से भी लोग प्रवास करते हैं। पांचवा कारण है आपका प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारण। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूकंप आदि कारण से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं। फिर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वैश्विक प्रवास के परिणाम बताइए या प्रभाव बताइए। अगर प्रभाव पूछेगा तो आप प्रभाव हेडिंग डालेंगे, परिणाम पूछे तो आप परिणाम हेडिंग में लिखेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रवास के आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। ये मूल स्थान और गंतव्य स्थान दोनों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, जिससे रोजगार, संस्कृति, जनसंख्या संतुलन और शहरी बुनियादी ढांचे पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, आप सरल शब्दों में ये समझिए कि जब भी लोग प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो दोनों जगहों पे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए भारत से आपके बहुत सारे बच्चे आईआईटी करके दूसरे देश में चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि भारत से बहुत सारा जो बुद्धिमान बच्चा है वो दूसरे देश में चला जाएगा, तो वो विकास कहाँ करेगा, दूसरे देश में जाके। लेकिन मान लीजिए भारत से बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे देश में चले गए, तो दूसरे देश की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों में आपका प्रवासन का प्रभाव पड़ता है, जिस देश से लोग जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं। अब आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, प्रवासन का आपका आर्थिक परिणाम क्या होता है, यानी कि आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव पड़ता है आपका धन प्रेषण का। प्रवासियों द्वारा अपने परिवार को भेजा गया पैसा मूल क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधारता है। मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग रूस में चले गए नौकरी करने, तो वो रूस से पैसे कहाँ भेजते हैं, भारत में, तो इससे उनका पैसा कहाँ आता है, भारत में आता है, तो जो भारत की स्थिति है वो सुधरती है। फिर आपका इसमें दूसरी हेडिंग है रोजगार और श्रम। गंतव्य स्थान पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि रूस में जो काम करने वाले मजदूर हैं या लेबर है वो 500 है और उनको रोज के 1000 रुपये मिलते हैं। फिर भारत से वहाँ पे मजदूर और लेबर पहुँच गया 1000, तो रूस में अब कितने हो गए, 1500 लेबर हो गए। तो पहले उनको कितने रुपए मिलते थे, 1000, लेकिन भारत से जो 1000 लोग ज़्यादा पहुँच गए तो वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ गई। तो अब लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि इन मजदूरों से काम कराएंगे और उनको कम रुपए देंगे। तो इससे क्या हुआ आपका कि जो वहाँ के स्थानीय मजदूर थे जिनको पहले 1000 मिलता था, भारत से लोग चले गए तो वहाँ का वेतन कम हो गया। तो यही मैंने ऊपर लिखा है कि गंतव्य स्थान पर सस्ते श्रमिक मिलने लगते हैं, यानी कि रूस में आपके सस्ते श्रमिक मिलने लगेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। यानी कि जो रूस में पहले 500 मजदूर थे उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि भारत से ज़्यादा मजदूर वहाँ पहुँच गया है। फिर आपका आर्थिक परिणाम में आखिरी हेडिंग है कौशल विकास। कुशल प्रवासियों से नए विचारों और उद्योगों का विकास होता है। जैसे बच्चे भारत में पढ़े आईआईटी से, लेकिन वो चले कहाँ जाते, अमेरिका में, तो वो विकास कहाँ करेंगे, अमेरिका में करेंगे। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, यानी कि प्रवासन का सामाजिक और सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग है सांस्कृतिक आदान प्रदान। लोग नई भाषा, खान पान और तौर तरीके सीखते हैं। सामाजिक तनाव, भाषा और संस्कृति में अंतर के कारण कई बार भेदभाव व तनाव पैदा हो जाता है। फिर आपका इसमें प्रवासन का नेक्स्ट परिणाम है या प्रभाव है जनसांख्यिकी परिणाम। इसमें क्या होता है, लिंग असंतुलन। कामकाज के लिए ज़्यादातर आपके पुरुष ही बाहर जाते हैं, जिससे जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे लिंग अनुपात बढ़ जाता है, यानी वहाँ पे पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है। फिर आपकी प्रवासन के परिणाम की अगली हेडिंग है आयु संरचना। मान लीजिए आपका जो वाराणसी है वहाँ पे पहले 1000 लोग थे, 1000 में 500 आपके युवा थे और 500 आपके बुजुर्ग थे। जो ये 500 लोग हैं ये बाहर चले गए कमाने,
तो जो आपकी बुजुर्ग की संख्या है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पे युवा आपके कम हो गए। तो यही इसका मतलब है कि युवा वर्ग के पलायन से ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। फिर आपका प्रवासन के परिणाम की आखिरी हेडिंग है पर्यावरणीय परिणाम, यानी कि पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग है संसाधनों पर दबाव। मान लीजिए कि भारत से बहुत सारे लोग रूस चले गए हैं और रूस में 100 मकान ही थे और 100 लोगों के लिए बिजली थी और 100 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था थी। भारत से वहाँ 100 लोग और चले गए तो क्या होगा कि रूस में आपका पानी, बिजली, आवास कम पड़ जाएगा। तो यही इसका मतलब है कि गंतव्य शहरों में पानी, बिजली और आवास की कमी होती है, यानी कि जिस शहर में आप जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, गंतव्य शहर। दूसरा है आपका प्रदूषण। अनियोजित विकास के कारण कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले जो आपका रूस था, रूस में आपकी 100 कारें चलती थीं, फिर भारत से आपके 500 लोग चले गए। अगर 500 में 200 लोग भी कार चला रहे हैं तो क्या होगा, वायु प्रदूषण आपका वहाँ बढ़ जाएगा। फिर आपका इसमें दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, जनसंख्या वितरण का मतलब है कि लोग दुनिया में कैसे फैले हुए हैं। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जबकि कुछ इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं। एशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, जिसमें दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके विपरीत में उच्च अक्षांशों, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों और भूमध्य रेखीय जंगलों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आपका पहला कारक है भौतिक कारक। इसमें क्या है आपका, जलवायु। गर्म और ठंडे क्षेत्रों की तुलना में समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है स्थलाकृति। पहाड़ी और पथरीली भूमि की तुलना में मैदानी इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर आपका भौतिक कारक की तीसरी हेडिंग है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में लोग अधिक रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कृषि ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। फिर आपका भौतिक कारक की अगली हेडिंग है पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण में एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन क्षेत्रों में पानी आसानी से उपलब्ध रहता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर आपका इसमें दूसरी हेडिंग है कारक की सामाजिक और आर्थिक कारक। इसमें आपकी पहली हेडिंग है रोजगार के अवसर। जिन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है आपका शहरीकरण। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि शहरों में आपकी बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होते हैं। तीसरी हेडिंग है आपकी राजनीतिक स्थिरता। जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता होती है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए अनुकूल होता है। फिर आपका अगली हेडिंग है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं जिससे जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है अल्प जनसंख्या की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, अल्प जनसंख्या वह स्थिति है जहां किसी देश या क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की तुलना में लोगों की जनसंख्या बहुत कम होती है। इस स्थिति में उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग भी नहीं हो पाता और मानव पूंजी भी यहाँ पे कम होती है। क्यों कम होती, क्योंकि यहाँ पे लोग ही कम होते हैं। फिर आपके इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी अल्प जनसंख्या की जो अवधारणा है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है आपकी संसाधनों का अधूरा उपयोग। देश की क्षमता आपकी अधिक होती है, देश में ज़्यादा उपकरण, आपके संसाधन उपलब्ध है, लेकिन आबादी कम है तो क्या होगा कि संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग ही नहीं हो पाएगा। फिर आपका अल्प जनसंख्या की अवधारणा की दूसरी विशेषता है इष्टतम स्तर से कम। जो आपकी अल्प जनसंख्या होती है ये आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या के स्तर से भी कम होती है। फिर आपकी तीसरी हेडिंग है उच्च जीवन स्तर की संभावना। सैद्धांतिक रूप से प्रति व्यक्ति संसाधन अधिक मिल सकते हैं, फिर भी श्रम की कमी से अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ये आपका लघु में भी पूछा जाता है कि अल्प जनसंख्या के क्या कारण हैं और अल्प जनसंख्या के कारण समस्याएं और प्रभाव बताइए। तो सबसे पहले आप कारण देख लीजिए। पहला है आपका कम जन्म दर। परिवार नियोजन या अन्य कारणों से बच्चे कम पैदा होते हैं।
प्रवासन देख लीजिए, रोजगार या बेहतर अवसरों के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो कम हो जाती है। तीसरा है आपका प्राकृतिक आपदाएं, बड़ी महामारियाँ या आपदाएं जो आबादी को घटा देती हैं। फिर आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि अल्प जनसंख्या के कारण क्या समस्याएं होती हैं या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली समस्या या प्रभाव है श्रम की कमी, कारखानों और खेतों के लिए काम करने के लोग कम मिलते हैं। छोटा बाजार, उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए लोग बहुत कम होते हैं। फिर आपका तीसरी समस्या या प्रभाव है बुजुर्गों का भार, काम करने वाले युवाओं की तुलना में वृद्ध लोगों की जनसंख्या आपकी ज़्यादा हो जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में नियतिवाद या निश्चयवाद की क्या अवधारणा है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके पेपर में अगर नियतिवाद आए तब भी आप यही लिखेंगे और निश्चयवाद आए तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। तो पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि जो आपका नियतिवाद है वो ये कहता है कि सारी शक्तियाँ प्रकृति के पास है और मनुष्य उसका गुलाम है। प्रकृति जैसा चाहे मनुष्य से वैसा कराती है। ये किसने कहा है? आपका नियतिवाद ने। अब आप इसको देख लीजिए। नियतिवाद का सबसे पहले आप सरल अर्थ समझिए। प्रकृति या पर्यावरण मनुष्य के जीवन और उसके कार्यों को निर्धारित करता है। अर्थात नियतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव के जीवन, रहन सहन, व्यवसाय तथा सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये विचारधारा किसकी है? नियतिवाद की। अब आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए दो जगह हैं, पहली आपकी जगह बहुत ठंडी है और दूसरी क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जो आपकी जगह बहुत ठंडी है वहाँ रहने के लिए लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं और घरों में गर्म रहने की व्यवस्था करते हैं। और दूसरी जगह जो आपकी बहुत गर्म है वहाँ पे लोग रहने के लिए क्या करते हैं? हल्के और सूती कपड़ों को पहनते हैं। तो जो आपका नियतिवाद है वो पता है क्या कहेगा? वो नियतिवाद ये कहेगा कि लोग जो ये काम कर रहे हैं ये इनसे प्रकृति करवा रही है। नियतिवाद कहेगा कि लोगों के पहनावे में ये अंतर वहाँ की जलवायु के कारण है, यानी कि प्रकृति लोगों को नियंत्रित कर रही है। अब आप देख लीजिए कि आप पेपर में किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आपके पेपर में दो तरीके से पूछ सकता है। ये पूछेगा आपसे मानव भूगोल में नियतिवाद क्या है, या पूछ सकता है कि पर्यावरण नियतिवाद क्या है। जैसा भी क्वेश्चन में पूछेगा वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? नियतिवाद वह पुराना विचार या सिद्धांत है जो कहता है कि मनुष्य के जीवन, संस्कृति और काम करने के तरीके को प्रकृति तय करती है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है और प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानवीय क्रियाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित करती हैं। इस अवधारणा के जो मुख्य बिंदु हैं आप उनको समझ लीजिए। प्रकृति मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, जल और वनस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य की जीवन शैली पर्यावरण के अनुसार बदलती है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है नियतिवाद का, भोजन, कपड़े और आवास पर प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। फिर आपका अगला पॉइंट है व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियां, ये सभी आपकी पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है इस विचार में, यानी कि जो नियतिवाद विचारधारा है उसमें प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना गया है और कहा गया है कि मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, आधुनिक काल में जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल और उनकी शिष्या एलन सैम्पल ने इस अवधारणा को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है। किस अवधारणा को? नियतिवाद की अवधारणा को। आधुनिक समय में इस विचारधारा की आलोचना भी की गई है क्योंकि ये तकनीकी और मानव की बौद्धिक क्षमता को नज़रअंदाज करता है। ये क्या कहता है कि मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। तो इससे क्या होता है, जो मानव की बौद्धिक क्षमता है उसको इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। आपका जो नियतिवाद विचारधारा है उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई, तो उन कमियों को दूर करने के लिए या उन कमियों की आलोचना करने के लिए एक दूसरी विचारधारा आई जिसे क्या कहा गया? संभाव्यतावाद कहा गया। इसके अनुसार प्रकृति मनुष्य को अवसर देती है और मनुष्य अपनी बुद्धि से उन संभावनाओं का प्रयोग करता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,